हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 7 भाइयों के बीच चंपा कविता की लेखिका का नाम है कात्यायनी। उनकी कविताएं, जो कात्यायनी जी की कविताएं हैं, वो स्त्री के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को तलाशती हैं। साथ ही साथ वो असमानता का विरोध करती हैं और समाज में फैली रुग्ण परंपराओं का विद्रोह भी उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा किया है। और एक स्वाभिमानी, स्वावलंबी, दृढ़ निश्चय स्त्री को उसकी पूरी पहचान के साथ उसकी उपस्थिति दर्ज कराई है। यही उनकी कविताओं की मुख्य विशेषताएं हैं। 7 भाइयों के बीच चंपा कविता मुख्य रूप से एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि 7 भाइयों की अकेली बहन होती है और किस प्रकार उसके भाई और बाप उसकी शादी गरीब घर में कर देते हैं और जब वो शादी के बाद अपने मायके आ जाती है तो उसको मार देते हैं और उसकी मरने के बाद भी उसका क्या हाल होता है, उन सब बातों पर उन्होंने अपनी इस कविता में प्रकाश डाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी 7 भाइयों के बीच चंपा कविता की व्याख्या करेंगे। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई। जो दोस्तों, ये जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, ये कात्यायनी ने समाज में जो लड़कियों की करुण दशा है उसका मार्मिक चित्रण किया है अपनी इस कविता में। अब इसकी व्याख्या जानते हैं। इसमें लेखिका लिखती हैं कि जिस घर में 7 भाई और एक पिता के मध्य एक चंपा जैसी लड़की होती है, वहां उस लड़की को अधिक प्यार मिलना चाहिए, वात्सल्य मिलना चाहिए। किंतु ऐसे घरों में पितृ सत्ता का जो प्रभाव है वह अपनी चरम पर होता है और बहन, बेटी या अकेली लड़की का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वह केवल उन सब पर एक बोझ के समान होती है। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हो रही है और वो बांस के समान लंबी होती जा रही है। इसी कारण उसके पिता की छाती पर हमेशा सांप से लौटते रहते हैं, उसे उनकी चिंता लगी रहती है। इसी चिंता के कारण पिता के सपनों में भी वह काली छाया बनकर उन्हें डराती सी रहती है। क्यों? क्योंकि वह 7 भाइयों के बीच जवान हो रही थी। और जिस प्रकार धान के पक जाने के बाद धान को काटा जाता है और चावल बनाया जाता है, उसी प्रकार चंपा को चावल बनाने की प्रक्रिया में भूसी के समान फेंक दिया जाता है। यानी कि चंपा का विवाह कर दिया जाता है और उसे घर से दूर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, इसमें विशेष यह है कि समाज में लड़की की स्थिति का चित्रण है और इसकी जो कविता की भाषा है वह सरल, सहज और बिंबात्मक है। बांस की टहनी सी लचक वाली और काली छाया सी डोलती में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वहां अमर बेल बनकर उगी, झरबेरी के साथ कटीले झाड़ों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई। फिर से घर आ धमकी, 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत पर लटकती पाई गई, तालाब में जलकुंभी जालों के बीच दबा दी गई। दोस्तों, एक बार फिर से भूसी के ढेर से अमरबेल बनकर दोबारा अपने घर आ पहुंची, यानी कि शादी के बाद वो फिर से अपने घर वापस आ गई। परंतु उसके आने की किसी को कोई खुशी नहीं हुई। भाइयों के ना चाहने पर भी चंपा अमरबेल बनकर घर आ गई, उनके घर में ही आई और फिर वह अमरबेल के रूप में 7 भाइयों के बीच बड़ी होती गई। और अचानक एक दिन वह अपने घर की छत पर लटकी हुई पाई गई। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने भाइयों के जुल्मों से परेशान होकर वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया या तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच उसे फेंक कर दबा दिया गया। कवित्री ने काफी मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है इस कविता में एक लड़की का, जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन है। आगे जानते हैं इस कविता की और व्याख्या। वहां एक नील कमल उगाया, जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसलका फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई झममड़कर। अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बिहड़ घेरों के बीच
निर्भय निसंग चंपा मुस्काती पाई गई। दोस्तों, जहां चंपा को फेंक कर दबा दिया गया था, वहां पे फिर एक नीलकमल उग गया। जब चंपा फांसी लगाकर मर जाती है तो उसके भाई उसे कहीं बीहड़ जंगलों में फेंक देते हैं और वहां एक नीलकमल उग आता है और चंपा फिर जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर अपने भाइयों के घर आ गई। उस सुंदर कोमल नीलकमल को देखकर चंपा के भाइयों ने उसे देवताओं पर चढ़ा दिया और जब वह मुरझा गई तो उसे मसल कर बाहर फेंक दिया या फिर उसे जला दिया। इतना ही नहीं, उसके जल जाने के बाद जो उसकी राख थी उसको पूरे गांव में बिखेर दिया गया। इतना अत्याचार क्यों? क्योंकि वह एक लड़की थी। फिर उसी रात को बहुत तेज झमाझम बारिश होती है और बारिश के अगले ही दिन चंपा हर दरवाजे के बाहर नागफनी के भीड़ गेरों के बीच निर्भय निसंग होकर मुस्काती पाई गई। अर्थात चंपा को अब अपनी सुरक्षित जगह मिल चुकी थी। वह कटीले नागफनी के बीहड़ झुंड में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही थी और मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह अपने घर में 7 भाइयों के बीच भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो उस बीहड़ जंगल में भी, बीहड़ झुंड में भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है और ऐसा लग रहा है वो मुस्कुरा रही है। अब चंपा का अस्तित्व सुरक्षित था, जिससे वह खुश थी। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कावित्री ने इस एक लड़की की जो मार्मिक दशा है उसका काफी अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है। आज के अध्याय में हमने जाना 7 भाइयों के बीच चंपा कविता के पद्यांशों की व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।